हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो टू द पॉइंट सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो चैप्टर चल रहा है वो है जीव और समष्टियां गुण। काफी सेशंस इसके अपन ने देखे हैं, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहाँ से समझा है। आई होप सारा सब कुछ यहाँ से क्लियर हो चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे जो आईडी है वहां पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के सेशन में बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परजीविता, सहभोजिता और सहोपकारिता। ये क्या है? ये जीवों या जो समष्टि है उसके बीच में होने वाली जो अंतर क्रियाएं हैं, इंटरेक्शन है, वो यहां से अपन डिस्कस कर रहे हैं। दो ऑलरेडी ही अपन डिस्कस कर चुके, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि या तो वो नीट में पूछा जा चुका है या बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने के चांसेस ज्यादा है उसके, इसीलिए। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परजीविता। नाम से ही पता चल रहा है, दूसरे जीवों पर निर्भर करने वाला। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा? परजीविता यहां से हो जाएगा। पैरासाइट आपने सुना होगा, परजीवी आपने सुना होगा। तो यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकी तक इतने अधिक वर्गीय समूह में विकसित हुआ है। तो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आप मान रहे हैं कि जीवन में परजीवी प्रणाली है, जो दूसरे जीवों पर रहने की बात कर रहे हैं या खाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक मुफ्त व्यवस्था है। तो आपको ये आश्चर्य होगा या नहीं होगा कि परजीविता जो पादपों से लेकर उच्च कोटि तक कशेरुकी तक अलग अलग विकसित हुए हैं। ठीक है, मैं जो है दूसरे जीव पर निर्भर कर रहा हूं तो वो मेरी परजीविता है। हो सकता है कि कोई जो पौधा है, पादप है, उसके ऊपर कोई जीव जो है निर्भर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई एनिमल की बात कर रहे हैं अपन, तो छोटे से लेकर बड़े स्तर की अगर अपन बात करें, संगठन के स्तर की बात करेंगे, तो निर्भरता यहां पर होगी ही होगी। ठीक है, अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। ये परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। तो ये सिंपल सा कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो केवल एक पर निर्भर कर रहा है। जैसे मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं या कोई दूसरा जीव है, तो मुझे घास फूस जो सब्जियां वगैरह फल फ्रूट नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? जो नॉन वेजिटेरियन बन जाऊंगा मैं यहां से। ठीक है, एक को छोड़ करके एक नहीं मिल रहा तो मैं दूसरे पर निर्भर में रह सकता हूं। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें केवल एक जीव जो है वो दूसरे पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वो जीव यहां से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसने क्या कहा है कि अनेक परजीवी जो है वो परपोषी विशिष्ट हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो एक ही जाति पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार क्या होगा? परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, मतलब साथ साथ विकास उनका होता है। अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपके पास कोई जाति है और ये यहां पर कोई फिर से जाति है यहां पर, ठीक है, दूसरी प्रजाति है। तो अगर इसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है, ये वाला इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये भी तो अपना अस्तित्व बचाएगा। और अस्तित्व बचाने के लिए मान लीजिए कि इसने अपने कांटे या कोई दूसरा जहर हुआ, जैसा अपन ने मोनाक तितली वगैरह की बात की थी, वो इसने विकसित कर लिया। तो इसको सर्वाइव करने के लिए कांटे या जहर जैसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है, विष वगैरह इसने डेवलप कर लिया। अगर इसको जिंदा रहना है तो ये क्या करेगा? इन कांटों के विपरीत या जो जहर विकसित हुआ उसके विपरीत अपने अंदर भी चेंजेस करेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि उन संसाधनों को क्या करना पड़ेगा? निष्प्रभावी करना पड़ेगा इसको जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते भी हैं जो जीव है वो। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए हैं, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव परपोषी से चिपकने के लिए, आसंजी अंगों या चूषकों की उपस्थिति, मानव पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। तो ये सिंपल सी बात यहां पर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आपको जीवन शैली के अनुरूप ही आपको विकसित करने पड़ेंगे जो भी अपने अंग है। जैसे इसने बोला कि चूषकों का मतलब क्या? चूषक अंग, सकर जैसे बोलते हैं, जो चूसने वाले होते हैं दूसरे जीव से पोषक पदार्थ वगैरह, जैसे ब्लड वगैरह चूसते हैं कुछ, ऐसे भी जीव हैं यहाँ पर। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में। ठीक है, आसंजी अंग जो चिपकने में मदद करते हैं। मेरी सतह पर स्किन पे कोई ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, चिपक जाएगा और वहां से क्या करेगा? उसके बाद में उसके जो भी अंग वहां से पोषण ले सकता है वहां से। तो ये जितने भी अंग या जो पार्ट आपको बताए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जीवन शैली के अनुरूप विशेष अनुकूल
के अनुसार वो विकसित हुए हैं, और ये एक प्रकार का क्या है, उद्विकास है, एवोल्यूशन है ये एक प्रकार का। परजीवियों का जीवन चक्र प्राय जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोग वाहक होते हैं जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। तो सिंपल सा कह रहा है यहाँ पर जटिल है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या होगा, एक या दो बीच में आने वाले जो पोषक है या जो रोग वाहक है वो होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें, मलेरिया है ना, मलेरिया की बात करते हैं तो आप जब पढ़ते हो पाचन सॉरी जो अपना मानव जो स्वास्थ्य वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मलेरिया अपन पढ़ते हैं, तो वहां पर आपके पास सिंपल से आता है कि मलेरिया का जो वाहक है वो दो पर निर्भर कर रहा है, एक तो मादा मच्छर पर और एक मनुष्य पर। ठीक है, तो वो आपके पास मध्यस्थ आ चुके हैं, जैसे पोषक है जो रोग वाहक है वो आ चुके हैं। ठीक है, जैसे मानव यकृत परिणाम जिसे लीवर फ्लूक अपन कहते हैं, लीवर के जैसा है ये लीवर फ्लूक इसे अपन कहते हैं। ठीक है, परिणामकर्मी परजीवी जो है ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करता है। तो ये सिंपल सा डेट जो टर्म लिखा हुआ आपको ध्यान रखना है। ज्यादा तो लीवर फ्लूक के बारे में अपन को नहीं बता रखा, लीवर पर जो निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसका जो नाम है वो आपको एनिमल किंगडम में भी मिल जाएगा। सो जो यकृत परिणाम है वो क्या करता है, इसका नाम इन्होंने लिखा ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों, एक तो घोंघा और दूसरा किस पर निर्भर करेगा, मछली पर निर्भर करेगा, कभी भी पूछा जा सकता है। मलेरिया जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक की जरूरत होगी, मच्छर की जरूरत होगी। ये भाई मैंने आपको बताया था और डिटेल से वहां पर भी बता रखा आपको। अधिकांश परजीवी जो है परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई जीव है या मेरे अंदर कोई जीव है, परजीवी जिसे मैं कह रहा हूं, तो वो क्या करेगा, मेरा जो खाना पीना या जो पोषक पदार्थ था, मेरी जो कोशिका है उसको डैमेज करेगा अपने खुद के लिए। तो डैमेज करेगा तो मुझे तो हानि यहां पर हो रही है। ठीक है, पोषक पदार्थ मेरे से ले रहा तो मेरे तो कमी ही हो रहे, तो वो ये सिंपल सा कह रहा है हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं, जिस पर निर्भर कर रहे हैं उसको जीने की जो क्षमता को कम कर देंगे, वृद्धि कम कर देंगे और जनन कम कर देंगे, और उसके समस्त घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। सिंपल सा है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसे पूरी तरीके से हानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? अगर कुछ केसेस है वो अभी आगे आएगा जिसमें दूसरों को बिना हानि पहुंचाए एक को लाभ हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दूसरे को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, वो अपन पढ़ेंगे। तो उससे कुछ रिलेट ये करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इसने पूछा है कि परजीवी बिना परपोषी को हानि पहुंचाए क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसको अपन अलग केस में पढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको लगता था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर जो अभी स्किन में सतह बता रहा था सिंपल सा आपको, ठीक है, वहां पर आश्रय कर सकता है, आहार पूर्ति करने वाले परजीवी हो सकते हैं। बाहर से करेगा, ये सतह है मेरी, ठीक है, इस पर बाहर से कोई पोषण लेगा तो उसे मैं बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट कहूंगा, और जो जीव अंदर चला जाएगा तो मैं उसे क्या कहूंगा, अंत्य परजीवी कहूंगा, एंडोपैरासाइट अंग्रेजी में मैं उसे कहूंगा। तो ये सिंपल सा लिखा है एक्सोपैरासाइट। उदाहरण इसने लिखा मानव पर जू होती है, जू बालों वगैरह में उसके समूह है, कुत्तों पर चींचड़िया टिक्स, अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, वो भी सेम जू ही है, जू का बड़ा रूप अपन कह सकते हैं कुत्तों पर। ठीक है, फिर जो आगे जो एग्जांपल लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी अरित्रपादों या कोपीपोड्स द्वारा ग्रस्त होते हैं। तो ये शब्द है, इनको शब्दों का जाल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल आपको याद रखना है। समुद्री मीन जो है मछली, जिसे मछली का एक प्रकार है, ठीक है, बाह्य परजीवी उस पर कौन सा रहता है, कोपीपोड्स या अरित्रपाद जो रहता है उससे ग्रस्त है। अस्कुटा या अमर कस्कुटा या जो अमर बेल है एक परजीवी पौधा है, ये आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, परजीवी पौधा जो दूसरों पर निर्भर करता है, पौधा जो है वो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्या करता है सामान्य से बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है, दूसरे जो पादप है उस पर वृद्धि करता है, कसकटा या जो अमर बेल है वो। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्ण हरित और पत्तियां समाप्त हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ये परजीवी अगर खुद का होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह हैं, पत्तियां हैं, तब तो प्रकाश संश्लेषण ही कर ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। बट इसके अंदर जब विकास हुआ एवोल्यूशन हुआ तो वहां से क्या हो चुका था, जो पर्ण हरित था और पत्तियां थी वो समाप्त हो गई। इसीलिए दूसरे जो बाढ़ पादप है उस पर ये क्या करता है, पनपता है, वृद्धि करता है, इसीलिए परजीवी का उदाहरण है।
तो ये जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जन्म के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसा बता सकते हैं क्यों? तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जो सही जवाब देगा उसको मैं बोल दूंगा सही है, जो गलत देगा उसको बोल दूंगा मैं गलत है। क्यों? क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर आपको बहुत डिटेल से बता रखा है। तभी तो पता चलेगा एनसीईआरटी को रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आप लोग। अब दूसरा लिखा इन्होंने अंत्य परजीवी के बारे में, जो क्या करते हैं, परपोषी के शरीर में अलग अलग जगह पर रहता है, अलग अलग अंगों में रहता है, जैसे यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, आरबीसी आदि में। उनकी आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल ये देते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं उनका आकार और जो शारीरिक लक्षण है वो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, आकार में बिल्कुल सिंपल आपको देखने को मिलेंगे। आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा, जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है, मोनेरा जिसे अपन बोलते हैं वहां पर, कि ये जो है स्ट्रक्चर में सिंपल है बट बिहेवियर जो उनका व्यवहार उसमें क्या है, जटिल है। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा अगर याद है तो इस प्रकार के जो एंडोपैरासाइट है या अंत्य परजीवी जो जीव हैं जो अंदर मिलते हैं, आकार उनका सिंपल होगा बट उनका जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स है, और उसी वजह से वो वहां पर सर्वाइव कर रहे अंदर, और वहां पर अपनी जनन क्षमता बढ़ा रहे, और एक से अनेक वहां पर वो हो रहे, जो उनके जीने का कारण है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप 11th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में जाके ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया पक्षियों में अंड परजीविता या ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, परजीविता का लुभावना उदाहरण, जिसमें क्या होता है, परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है। ठीक है, कोई घोंसला है उसके अंदर, वहां पर वो अंडे दे देगा। ठीक है, और परपोषी को उन अंडे को सेने देता है। जैसे दो जो जीव हैं, ये कोई जीव का ये घोंसला है यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरे जीव का कोई घोंसला है, तो उसको पता नहीं है कि इसके अंदर जो जीव है, इसके अंदर जो अंडे हैं वो मेरे हैं या नहीं है। फिर भी वो जो जीव है इसको क्या करता है, सहता है, आराम से बोले मेरे ही, इनकब्यूट करता है, मतलब उनको सहलाना है, उनसे प्रेम करना है एक टाइप से। ठीक है, तो विकास प्रक्रिया के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि इसको पता नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी, अंडों का कलर हो सकता है, उनका शेप हो सकता है, कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा। तो विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी जो है, पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हुए। तभी तो इस वाले जीव के अंडे अगर इसमें दे भी दिए इसने, तो वो इसे सेक रहा है, दूसरा जो जीव है वो। ठीक है, सेक मतलब सेन रहा है। ठीक है, ताकि परपोषी क्या कर ना पाए, विजातीय अंडों को पहचान ना पाए। ठीक है, और घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मेरा ही है यहाँ पर। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु बसंत से ग्रीष्म के दौरान कोयल की गतिविधियों का पीछा कीजिए और अंड परजीविता को देखे, तो देखने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगी कोयल, और ना ही मिलेगी उसके अंडे कहाँ दे रही है कहाँ नहीं, क्योंकि आप ना तोड़ सकते हो ना उसकी गति से उसका पीछा कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सहभोजिता, मतलब साथ साथ भोजन करना। वो है सिंपल सा, क्या है, सहभोजिता। ठीक है, तो इसमें साथ अगर किसी के साथ भोजन कर रहा तो फायदा होगा, नुकसान की तो अपन बात नहीं कर सकते। तो सिंपल सा है कि जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता और ना ही हानि होती है। आम की शाखा पर अधिपाद पादप या एपिफाइट्स जिसे अपन कहते हैं, क्योंकि एपिफाइट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइट या फाइटोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स वो होता है फाइटोलॉजी, और एपी का मतलब होता है अबव, मतलब ऊपर। तो पादपों के ऊपर जो है वो उसे अपन क्या कह रहे हैं, अधिपादप उसे अपन कह रहे हैं। तो एपिफाइट्स के रूप में जो आम के ऊपर जो उग रहे हैं, जो ऑर्किड जिसे अपन कह रहे हैं, ठीक है, ये पादपों का उदाहरण हो गया। जंतुओं की बात करें तो जो व्हेल मछली है उसकी पीठ पर आवाज करने वाली जो बार्निकल है उसको फायदा होता है। ठीक है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को तो कोई भी लाभ नहीं होता, उनके ऊपर है बट उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। पक्षी या बगलू वाला आपने देखा होगा, खेत में कोई जो जानवर है, गाय भैंस है, वहां पर वो चल रही है, तो आसपास बगुला वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें जैसे जैसे वो चलती है वैसे वैसे उसके पीछे उसको फॉलो करता है। तो गाय और भैंस को तो कोई फायदा नहीं है, बट जो बगुला वो कीट या जो भी वहां पर छोटे छोटे कीट है उनको खा रहा है, तो उसको फायदा है। तो पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट सहचार्य में रहते हैं। यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा शहरी में। तो
सहभोजिता का ये उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। जहां पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए लेते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उससे कीट बाहर निकलते हैं, तो इजी सा है ये। बगुले उन कीट को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना तो क्या हो जाएगा, बगुले के लिए कठिन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है सहभोजिते का, वो काफी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, 100% में श्योर हूं। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण है समुद्री एनीमोन, दंशक, स्पर्शक या स्टिंगिंग टेंटिकल्स। समुद्री एनीमोन जो होता है, दंशक का मतलब ये छोटे छोटे जो बाहर की ओर निकले रहते हैं, जो चुभने वाले होते हैं, कील जैसे होते हैं, वो है स्टिंगिंग टेंटिकल्स जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ जो समुद्री एनिमोन है, जो सी एनिमोन है, मछली वगैरह, ठीक है, इसके निकले हुए हैं यहाँ से दंशक निकले हुए, मान लो ये दंशक है। अब इन दंशक के बीच में जो जगह है, इन दंशक के क्या है, बीच में जो जगह है वहां पर छोटी छोटी मछलियां रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लाउन फिश कहते हैं। हिंदी में भी यही कहते हैं और अंग्रेजी में यही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दंशक की वजह से इस क्लाउन फिश का जो फ्यूचर होगा वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा, जैसे ही पकड़ना आएगा दंशक वहां पर उसके छुप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच में रहने वाली जो है वो कौन सी क्लाउन मछली है, और मछली को पर पक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनिमोन को कोई लाभ मिलता हो ऐसा तो अपन को नहीं लगता, तो वो आपके पास क्या है, सहभोजिता है, ठीक है। अब आता है सह उपकारिता, मतलब दोनों का उपकार वहां से हो रहा है, और उपकार होने का मतलब आपके पास सिंपल सा क्या होगा, दोनों को यहां से फायदा ही होगा, वो है अपने पास सह उपकारिता। इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है, जैसे कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल। इसका एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में कम से कम 3 बार तो मिलेगा, जैसे एक तो यहाँ पर आ रहा है, दूसरा आप जब पढ़ेंगे तो लाइकेन वाला आप पढ़ते हो, ठीक है, दूसरे चैप्टर में, शैवाल पढ़ते हो तीसरे चैप्टर में, और पहले जो पुराना कंटेंट था अपना जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की अपन बात करते हैं वहां पर भी आप पढ़ते हो। तो कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और फंगस जो है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जिसे अपन कहते हैं, उसके बीच में क्या होता है, घनिष्ठ सहउपकारी या म्यूचुअलिस्टिक होता है, मतलब एक दूसरे को फायदा हो पहुंचाता है। जैसे ये मान लो ये अपने पास क्या है, कवक है, ठीक है, या इधर बता देता हूं मैं, ये मान लो अपने पास क्या है, ये कवक है, ठीक है, और दूसरे साइड में अगर मैं बताऊं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला ये मेरे पास क्या है, ये शैवाल है भाई साहब, ठीक है, ये शैवाल है मेरे पास। तो इनके बीच में सघन दोस्ती होती है, मित्रता इनके बीच में होती है, गहरी मित्रता होती है, एक के बिना दूसरा काम नहीं करता है एक तरह से, ठीक है। इसके पीछे का रीजन भी अगर अपन बात करें तो जो कवक है वो इसको यहाँ पर क्या प्रदान करेगा, पोषक तत्व प्रदान करेगा, अवशोषण में हेल्प करेगा, और बदले में जो शैवाल है वो क्या करेगा, इसको कवक को कार्बोहाइड्रेट देगा, ठीक है। कवक क्या करेंगे, कवक शैवाल के लिए पोषक पदार्थ अवशोषण करने में मदद करेंगे, और जब पोषक पदार्थ अवशोषण करने में मदद करेंगे तो शैवाल से भी कुछ ना कुछ लेंगे, तो वो आपके पास इसका जो प्रकाश संश्लेषण के बाद का जो उत्पाद जिसे कार्बोहाइड्रेट अपन कहते हैं वो यहाँ से सिंपल सा लेगा। नेक्स्ट, सह उपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप और प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादप और प्राणी, प्लांट और एनिमल की ये बात कर रहा है। जैसे आपने परागण पढ़ा होगा, परागण में क्या होता है, कुछ जो पुष्प होते हैं वो कीटों से परागित होते हैं, बिना कीट के तो काम ही नहीं चल सकता। तो कीट एक पुष्प से क्या करेंगे, दूसरे पुष्प तक लेके जाएंगे क्या, जो परागकण है उसे, और वहां पर उसको परागित करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 12th क्लास के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ने की सख्त जरूरत है, ठीक है। तो ये जो पुष्प की अगर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कोई पुष्प था, ये कोई दूसरा पुष्प था, तो जो जीव है, कोई कीट है, इसके ऊपर आके बैठा, उसके पैर पर जो परागकण थे वो चिपके और यहाँ से दूसरे पुष्प तक चले गए और वहां उसने छोड़ दिए, तो नर और मादा का संयुग्मन यहाँ से हो जाएगा। तो कीटों से परागित पुष्प यहाँ पर होते हैं, वैसे अलग अलग होते हैं, कुछ जल परागित होते हैं, कुछ हवा परागित होते हैं, तो अपन कीटों की बात करें क्योंकि पादप और प्राणी जो संबंध है वो यहाँ से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो इसने परागण तो कर दिया, बस उस कीट को क्या मिलेगा वापस से, तो उस कीट को क्या मिलेगा, मकरंद मिलेगा, ठीक है, खाना मिलेगा, आहार मिलेगा, तो ये सिंपल सा है। तो पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादपों को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से, उसके लिए शुल्क तो देना ही पड़ेगा, अभी जो मैंने आपको बताया था। तो पुरस्कार या जो शुल्क होगा वो क्या होगा, परागणकारी जो कीट है उसको पराग मिलेगा या तो, या मकरंद यहां से मिलेगा, और वहां से क्या होगा, परकीर्णकों को रसीले और पोषक फल देगा वो। लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि धोखा भी हो जाता है, ठीक है।
कि बोले कि यार ये जो पुष्प था इसको क्या करवाना है, परागण यहां से करवाना है, तो कीटों को आकर्षित करना पड़ेगा। कोई नर कीट है या जो मादा कीट है वो क्या होगा, नर तो मादा की ओर अट्रैक्ट होगा और मादा क्या होगी, नर की ओर अट्रैक्ट होगी। तो ये जो पुष्प होता है क्या करता है, उद्विकास जब हुआ तो इसने क्या कर लिया, जैसे मान लो कि इसने अपना जो शेप था या जो पत्तियां थी या जो भी था उसने मादा के समान कर लिया दिखने में, तो नर आएगा भागा भागा होगा, बोले वहां पर मादा है साहब, चलो फटाफट से। और उसी भरोसे क्या होगा, यहाँ से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब नर आएगा और उसके साथ में क्या आएंगे, परागकण भी आ जाएंगे, तो वो यहां से हो गई एक टाइप से क्या, धोखेबाजी। तो उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिना उसकी किए ही मकरंद चुरा लेते हैं। आपने अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सह कार्यों के लिए सह विकास क्यों शामिल है, मतलब साथ साथ विकास क्यों शामिल है, पुष्प और परागण कार्यों के विकास में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए। जैसे अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच में संबंध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंजीर और बर दोनों शब्द ध्यान में रखना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, चित्र में बता रखा, देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी बर को ही जाति से परागित तो हो सकती है, एक सही होगा दूसरे से नहीं होगा। मादा बर फल को न केवल अन्न निक्षेपण के लिए काम में लेती है बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों का जो है पोषण के रूप में भी काम में लेती है। जैसे ये सिंपल सा कह रहा है यहाँ पर, ये कोई जो पुष्प था तो मादा जो यहाँ से बर आएगी वो क्या करेगी, जो फल है, क्योंकि पुष्प की स्टडी अपन करते हैं तो आपको पता है कि बीजांड से बीज अंडाशय से क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर जो फल बन रहा है यहाँ से एक टाइप से, तो मादा जो फल तो लेती है, लेकिन अगर इसकी लार्वा अंदर छोड़ती है तो जो विकसित होने वाले जो विकासशील बीज हैं या जो बीज हैं विकासशील जो इसके लार्वा है वो उसको बीज को पोषक के रूप में काम में यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो ये अंजीर और ये आपको बता रखा पारस्परिक क्रिया, बर द्वारा परागित अंजीर पुष्प है और अंजीर के फल में बर द्वारा दिए गए ये आपको यहाँ से अंडे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये चित्र एनसीईआरटी में दे रखा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट, अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्प क्रम को परागित करती है, इसके बदले अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज या परिवर्तनशील बर के डिंबों को आहार के रूप में देता, तो ये आपको बता दिया मैंने। आर्किड पुष्प प्रतिरूपों के आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाता है, जिसमें से अनेक सही परागणकारी कीट या भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं तथा ताकि इसके निश्चित रूप से परागण हो सके। तो ये ऑर्किड पुष्प को मक्खी द्वारा बता रखा है, ज्यादा कुछ भी नहीं इसके अंदर। सभी ऑर्किड ये पुरस्कार पेश नहीं करते, जैसे अब जो आ रहा स्टेटमेंट वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओफ्रिस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड मक्षिका एक प्रकार की क्या है, मक्खी है या बी जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। उस ओफ्रिस नामक भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड मक्षिका के एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेता है। जब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सेम दिखने लग जाएगी मादा के समान तो वो जाएगा भागा भागा वहां से, ठीक है। तो लैंगिक कपट यहां पर हो रहा है, उसके साथ छल कपट यहां पर हो रहा है। इस प्रकार की एक पंखुड़ी साइज रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती जुलती नर मक्षिका इसे मादा समझकर उसकी ओर आकर्षित होता है और पुष्प के साथ क्या कर लेता है, कूट मैथुन कर लेता है, कुछ नहीं पता और वहां से मैथुन उसने कर लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं शूडो कपलेट। ठीक है, फॉल्स जो इंटरकोर्स हो रहा है वो अपने पास कूट मैथुन या शूडो कपलेट करता है। इस प्रक्रम के दौरान इस पर पुष्प से पराग झड़कर उस पर गिरते हैं और वही मक्षिका दूसरे पुष्प से कूट मैथुन करता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, परागकण एक से दूसरे जगह जाते हैं और परागण की प्रोसेस हो जाती है। परागकण और परागण इनमें फर्क तो आपको पता होगा ना, परागकण और परागण, परागकण तो नर स्ट्रक्चर है, परागण प्रोसेस है, नर से मादा का जो संयोजन हो रहा है उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं। नेक्स्ट लिखा, मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा भी बदल जाता तो परागण की सफलता कम हो जाएगी। अब वो जो है जो अपन बात कर रहे हैं फीमेल मक्षिका, जो उसका अगर कलर किसी भी टाइप से उद्विकास उसमें होता है, सडन चेंजेस उत्परिवर्तन कुछ भी होता है, तो फिर जो परागण की प्रोसेस है वो कम यहाँ से हो जाएगी। इसीलिए जो ऑर्किड पुष्प है उसकी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये सहउद्धारिता सहभोजिता ये क्लियर होंगे दोनों के दोनों, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो यहां पर होता है अपना चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।